सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 2016 में पूछे गए पेपर का सलूशन कराने वाली हूँ। 2016 में दोस्तों फरवरी में पहली बार हुआ था पेपर, फिर दिसंबर में भी हुआ था, तो 19 दिसंबर को। तो दिसंबर वाला भी मैं कराऊंगी और फरवरी वाला यहाँ पर आज की वीडियो में आप देखने वाले हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आपको हर एक विषय की आपको सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे चैनल पर, हर एक विषय के मिल जाएंगे आपको सभी के सभी, ताकि आप लोग दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, और रिपीट क्वेश्चंस आप तभी समझ पाओगे जब आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करा दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो दोस्तों एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का अगर हम दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने साइकिल चलाना सीखा है, लेकिन साइकिल चलाना सीखने का उपयोग हम जब हम मोटर बाइक सीख रहे हैं, यानी कि स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो हम उसमें भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह ज्ञान कहलाता है सीखने का स्थानांतरण। सीखने का स्थानांतरण, जैसे कि आप लोगों ने ऊर्जा का रूपांतरण सुना है, एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलती है, जैसे कि सौर ऊर्जा है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब एक परिस्थिति में हमने जो ज्ञान सीखा उसको दूसरी परिस्थिति में हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वह क्या हो गया? सीखने का स्थानांतरण। जैसे कि जो गणित विषय का ज्ञान है, गणित विषय का ज्ञान हम भौतिक विज्ञान के यानी कि फिजिक्स के सवालों को लगाने में हम मैथ के ट्रिक का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो ज्ञान हमने गणित में सीखा उसका प्रयोग हम भौतिक विज्ञान में कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सीखने का स्थानांतरण हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। तो आप सभी को पता है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अगर आपको दिख गया तो आप समझ जाओगे वहां पर क्या होगा? सीखना या अधिगम। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, या अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र। राइट आंसर है स्तंभाकृति। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था, या 13 से 19 वर्ष भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो यह जो होती है इसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस प्रकार से आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। तो दोस्तों कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा खेलते रहते हैं, खुश रहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बात बात पर रोने लगते हैं, या उनका प्रिय खिलौना उनसे छीन लिया तो वो रोने लगते हैं। वो अपनी माता की गोद में ही रहना पसंद करते हैं, किसी और की गोद में जाना पसंद नहीं करते हैं। तो बच्चों का जो व्यवहार होता है वो उनकी मूल प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, जिस प्रकार की उनकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, यानी कि जिस प्रकार से उनकी आदतें होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है मूल प्रवृत्ति, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर या चूहों पर? क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो आपको पता है ये किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, या सूझ के सिद्धांत को ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च डैश डैश होंगे, यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में भी डैश 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 उच्च होंगे। तो क्या उच्च होंगे? सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने या अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि जिस बच्चे का उच्च बुद्धि लब्धि है, जिस बच्चे जो बहुत प्रतिभाशाली बालक है, जरूरी नहीं है कि उसकी सृजनशीलता भी अच्छी हो, या बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है उसकी सृजनशीलता भी अच्छी। जरूरी नहीं कि जो बच्चा क्लास में सबसे तेज है उसको आर्ट बनाने आता हो, उसको बहुत अच्छे से गाना गाने आता हो, या वह सिंगर की तरह गाता हो, या वह बहुत अच्छे से डांस करता हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं। आप देखते हो क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, सबका अलग अलग टैलेंट होता है। तो जरूरी नहीं जो बच्चा
तेज हो, वह सारी चीजों में तेज हो। तो यह बिल्कुल नहीं आवश्यक नहीं है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि का बालक है वही सृजनशील बच्चा हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान को केंद्रित करने में की आंतरिक दशा क्या है? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? अवधि, नवीनता, रुचि या आकार? तो राइट आंसर है रुचि। यानी कि जब किसी चीज में आपकी रुचि होगी, आपका इंटरेस्ट होगा, जब आपका इंटरेस्ट होगा तभी तो आप उसमें रुचि लोगे, तभी तो आप उसमें ध्यान केंद्रित कर पाओगे, तभी तो आप उसको कंसंट्रेट होकर के देख पाओगे। तो रुचि होना बहुत जरूरी है, यानी कि इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है कहीं पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता, इस पर आप जोर दीजिएगा। नहीं। प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो तार्किक विधि है इसका उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। बाकी प्रत्याहन विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि ये सब स्मृति के मापन के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड, होल्ट्जमैन, मरे या फिर बेलर? तो टेट परीक्षण किसने किया था? मार्गन एवं मरे ने। तो यहाँ पर देखिए मरे दिया हुआ है, बल्कि मार्गन भी है इनके साथ, तो याद रखिएगा एग्जाम में आप लोग के पूछे तो हो सकता है मार्गन भी पूछ ले। तो मार्गन एवं मरे ने किया था, या मुरे कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, मार्गन एवं मुरे या मार्गन एवं मरे, ठीक है। तो इस तरीके से टेट परीक्षण का जो फुल फॉर्म है वो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा? तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा बना दिया। यानी कि मनोविज्ञान में यही बात बताई गई है, बच्चा जिस विषय में रुचि लेता है या जिस तरीके से वह पढ़ना चाहता है उस विषय को उसको उसी तरीके से पढ़ाया जाए, रुचि के साथ पढ़ाया जाए। बच्चा, उसकी मानसिकता कैसी है, वह किस प्रकार का बालक है, सामान्य बालक है कि प्रतिभाशाली बालक है कि मंद बुद्धि बालक है, ये सब चीजें जानने के बाद ही हम बच्चे को सही प्रकार से शिक्षित कर सकते हैं। तो इसीलिए मनोविज्ञान का बहुत बहुत महत्व है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मनोविज्ञान की शिक्षा ने ही यह हमें बताया है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, और बाल केंद्रित शिक्षा से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या वैयक्तिकता का सिद्धांत? क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो है वो है वर्गीकरण का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत, ये सब मैंने पढ़ाया है, ये सब विकास के सिद्धांत हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा क्लासेस में। क्लासेस की पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी पाठ आप बच्चों को सिखाना चाहते हो, आप किसी को कब सिखा पाओगे? जब बच्चा सीखने के लिए उत्सुक रहेगा, सीखने के लिए तत्पर रहेगा। अगर वह सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो आप उसको कुछ नहीं सिखा सकते। जब तक बच्चे के अंदर सीखने के लिए तत्परता नहीं होगी तब तक आप उसको कोई भी नया चैप्टर नहीं सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्परता का नियम। तो किसी कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पाठ प्रस्तावना सोपान, यानी कि पाठ को शुरू करने से पहले आप क्या करते हो? बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हो प्रस्तावना के अंतर्गत। पाठ प्रस्तावना के अंतर्गत बच्चों की पहले की नॉलेज कितनी है उस चैप्टर के बारे में, थोड़ी बहुत, तो वही क्या होता है? प्रस्तावना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए तत्परता बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर। आप क्वेश्चन पूछोगे, कोई बच्चा बताने नहीं चाहेगा क्लास में, तो फिर क्या फायदा हुआ? जब तक बच्चा उत्सुक नहीं रहेगा, तत्पर नहीं रहेगा सीखने के लिए, तब तक आप बच्चे को उस पाठ को नहीं सिखा पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? किसी भी चीज के बारे में हम कोई सोच या कोई धारणा कब बनाते हैं? किसी व्यक्ति के बारे में ही हम धारणा कब बनाते हैं? किसी वस्तु के बारे में धारणा हम कब बनाते हैं? हमें हमारे समक्ष वो वस्तु क्या करती है? वो वस्तु हमारे सामने आती है या उस वस्तु का हमने प्रयोग किया होता है, उस वस्तु का उपयोग किया होता है, तब हम उसके बारे में कोई धारणा बना पाते हैं। या जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, कोई हेयर ऑयल है या कोई शैम्पू है, कोई साबुन है, आपने उसको देखा है ना, तब तो आप बता रहे हो उसकी क्वालिटी की, हाँ इसको लगाने से, इसको यूज करने से हमारे बाल झड़ने बंद हो गए, या ये शैम्पू बहुत अच्छा है या साबुन बहुत अच्छा है।
तो वह साबुन हमारे दिमाग में उसकी एक आकृति है ना, तब तो उसके बारे में आप कुछ सोच बना पा रहे हो। किसी व्यक्ति के बारे में आपने उस व्यक्ति को देखा है, उसके विचारों को आपने सुना, तब तो उसके बारे में आप कोई निर्णय ले पाओगे। तो यहाँ पर देखिए संप्रत्यय निर्माण का जो सबसे प्रथम सोपान है, पहला चरण होता है प्रत्यक्षीकरण, यानी कि उस वस्तु को आपने देख लिया, प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने देख लिया है, तब आप उसके बारे में क्या करोगे, कोई धारणा बना पाओगे, कोई संप्रत्यय बना पाओगे कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है या कोई वह प्रोडक्ट किस प्रकार का है। ठीक है, अच्छा है बुरा है, तब आप उसकी कमियां या अच्छाइयां गिना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमैन के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या कोहलर के द्वारा? तो राइट आंसर आप सभी को पता है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बंडूरा के द्वारा दिया गया था। और बंडूरा ने इसी अधिगम को हम क्या कहते हैं? इसी अधिगम के सिद्धांत को हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम को ही हम क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यह किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है अधिगम में डैश डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। तो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये तीनों नियम दिए थे किसने? थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 17 है अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध प्रविधि या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। दोस्तों अवधान यानी कि अटेंशन लेने के लिए किसी भी चीज पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? उस वस्तु के लिए रुचि होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और हमारी अभिवृत्ति भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि हम किसी चीज पर ध्यान तभी आकर्षित करते हैं जब हमें उससे कुछ लाभ होता है। यानी कि हमें पता है कि हम जब यूपी टेट पास करेंगे, सुपर टेट पास करेंगे, सीटेट पास कर लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? टीचर बन जाएंगे। तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पर है और हमारी रुचि भी उत्पन्न हो रही है उसमें, और हमारी अभिवृत्ति यानी कि लगातार दिन रात हम लगे हुए हैं उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो बाल मनोविज्ञान होता है वो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन हम बच्चे के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है किस अवस्था वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम? राइट आंसर है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि जो कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? यानी कि जो बच्चा है अगर कोई काम करने पर उसे पुरस्कार मिलता है तो उसे लगता है यह काम बहुत अच्छा है, दंड मिलता है तो उसे लगता है यह काम उसे दोबारा नहीं करना है। यानी कि वह बाह्य कारकों पर उसकी जो नैतिकता होती है वो डिपेंड करती है। तो इस तरीके से उसकी खुद सोचने समझने की क्षमता नहीं होती इसकी बात पर क्या सही है क्या गलत है। वह जो दूसरे उसके व्यवहार का निर्धारण करते हैं, यानी कि उसे अगर पुरस्कार मिला तो उसे समझ में आ गया कि ये काम अच्छा है, मुझे बार बार करना चाहिए, और जिस काम के लिए उसे दंड मिलता है उसे यह लगता है कि इस काम को दोबारा नहीं करना वरना फिर दंड मिलेगा। तो बच्चा बाह्य कारकों से यानी से दूसरों से डरता है, अपने परिवार में इस तरीके से वह डरता है कि अगर गलती की तो फिर पिटाई होगी, यानी कि यह काम किया तो पिटाई होगी। तो इस तरीके से बच्चा क्या है बाह्य लोगों पर निर्भर करता है, यानी कि उसकी जो नैतिकता है वो बाह्य कारकों पर निर्धारित होती है, बाह्य कारकों से निर्धारित होती है। तो देखिए पूर्व पारंपरिक अवस्था और पश्चात पारंपरिक अवस्था, ये 3 अवस्थाएं बताई हैं कोहलबर्ग नैतिक विकास की। तो यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पारंपरिक अवस्था, ये पहली अवस्था है और इसी में बच्चा इस तरीके से व्यवहार करता है। ये तीनों अवस्थाएं मैंने विस्तार से आप लोगों को पढ़ाई हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। और इन तीनों अवस्थाओं में फिर अलग अलग 2-2 चरण है, यानी कि टोटल 6 चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या युग्मनज? दोस्तों ये ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट ये दोनों पहले ही गलत हो गए। ऑप्शन डी जो है अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं, फिर युग्मनज बनाते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये 3 प्रकार का व्यक्तित्व किसने बताया था? युंग ने बताया था। तो युंग ने बताया था, याद रखिएगा
युंग ने बताया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। इन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी और कुछ उभयमुखी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। दोस्तों राइट आंसर है आगमन विधि। आगमन विधि में एग्जाम्पल आता है निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण। इसे हम आगमन विधि को क्या कहते हैं? खोज या अन्वेषण की विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है? इदम, अहम, पराअहम या परिस्थितियों में? राइट आंसर है पराअहम में होता है, क्योंकि पराअहम आते आते हमारे दिमाग में जो चीजें हमारे लिए सही है, क्या गलत है, ये हम सोच पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यवहारवादी डैश डैश ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन या होल्जिंगर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन ने यह कहा है और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। इसको आप जरूर याद रखिएगा और ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता? तो राइट आंसर है उद्दीपन की तीव्रता। और जब उद्दीपन तीव्र होगा तो हमारी जो प्रतिक्रिया है वो भी क्या होगी? तीव्र होगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? शिक्षण, सहानुभूति, समष्टि या प्रेरणा? तो प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रायड के अनुसार, यहाँ पर देखिए फ्रायड का कथन इसमें से कौन सा है हमें चूज करना है। ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः उनका स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई क्रिया को करने की असफलता। या विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो यही राइट आंसर है ऑप्शन सी। फ्रायड ने कहा कि विस्मरण वह प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विस्मरण मतलब भूलना होता है, और भूलने में यहाँ पर बताएगा, भूलने की परिभाषा इन्होंने किस प्रकार बताई है कि जिसमें हम जो हमारे दुखद अनुभव है उनको हम अपनी स्मृति से, अपनी यादों से हटा देते हैं। जो अच्छी स्मृतियां हैं उन्हें ही अपने दिमाग में हम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वॉटसन, कोप्पा, कोहलर या फिर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वह कहलाती है? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी? दोस्तों ये सब आप लोगों ने ट्रेनिंग के टाइम पर पढ़ा था। ट्रेनिंग में मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, तो इसमें राइट आंसर है अनुपात मापनी। अनुपात मापनी, इसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिंक दी हुई है चैनल पर सारे वीडियोस की। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। अगर फ्री पीडीएफ आपको चाहिए, फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट, फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्री पीडीएफ के साथ आपको हर एक विषय के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं करा रही हूँ, इसका भी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो फ्री पीडीएफ के लिए आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी बताइए कि आकर के चैनल से जुड़े, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। हर एक विषय की फ्री पीडीएफ, वो भी हैंड रिटन नोट्स में। आप पूरे यूट्यूब पर देखिए, कहीं पर भी आपको इस तरीके से हैंड रिटेन नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, जहां पर हर विषय का इस तरीके से पढ़ाया गया हो, हर विषय को सुव्यवस्थित तरीके से, और हर एक विषय के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए गए हों। दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया करें अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती हो, और जहां कहीं कोई भी समस्या है आप हमसे बताते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को भी देखते रहेंगे, जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप ऐसे चैनल से बने रहोगे, सारे वीडियोस को देखते रहोगे, जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहोगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगी। जय हिंद।